नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के विषय में। आज हम बात करेंगे। यहाँ हम हमारे चैनल पर एक सीरीज चलाने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित। इस सीरीज का उद्देश्य ये होगा कि मान लीजिए हम इस सीरीज में क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की जो पुस्तकें हैं सामाजिक विज्ञान की, NCERT के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आप किसी भी स्टेट लेवल में टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CTET का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें हम HTET, REET, UP टेट, बिहार टेट, हिमाचल टेट, मध्य प्रदेश टेट, किसी भी स्टेट लेवल का टेट जिसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इन पुस्तकों से आते हैं। क्योंकि ये पुस्तकें ही हमारी प्रामाणिक पुस्तकें, ऑथेंटिक पुस्तकें मानी जाती हैं और इन्हीं पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आते हैं, या फिर यूँ कहें अलग प्रश्न भी आते हैं। तो ये हमारा एक बेस होगा, एक नींव होगी हमारी। और इन पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम जब देने जाते हैं हम, अगर आप SSC लेवल की तैयारी करते हैं तो भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर और कोई ऐसी परीक्षा जिसमें सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं, या फिर आप सामाजिक विज्ञान टीचर बनना चाहते हैं तो भी उसमें इनसे प्रश्न आते हैं। तो इन पुस्तकों को हम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो प्रत्येक चीज़ आएगी उसके ऊपर हम उसको समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये कक्षा 6 की पुस्तक है और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अध्याय 1 है हम इसका अध्ययन करेंगे। और पहला जो अध्याय है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पढ़ने वाली, जो भी चीज़ याद करने के लायक, याद करने वाली होगी, हम उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करते जाएंगे। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो आगे देखिए। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक होते हैं शिकारी, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 जो कि पृष्ठ 2 पर दिखाया है कि मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो यहाँ पर हम मानचित्र को भी देख लेंगे आगे, लेकिन नर्मदा नदी के ऊपर हम अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ वो गिरती है, कहाँ से होकर बहती है, कौन सी उसकी सहायक नदियाँ, उसके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि नर्मदा नदी हमें अच्छी तरह से समझ में आ सके। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल में अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ।
देखिए जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है भारत के, बात करें जम्मू कश्मीर की तरफ का जो हिस्सा है, वहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो हम उनके बारे में भी अलग से डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान यहाँ बॉर्डर पर स्थित हैं, वो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे उसमें। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। देखिए यहाँ पर ये बिंदु याद करने योग्य है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। किसकी बात करें ये? इस क्षेत्र में, अर्थात जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, जो सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसकी बात करें, तो ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से याद करें कि 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और उन्होंने क्या किया? भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो ये भी आप याद करेंगे, सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया गया 8,000 वर्ष पूर्व, और भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। अब हम क्या करेंगे? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब जितने भी मेन पॉइंट आ रहे हैं, जितने भी मुख्य पॉइंट्स हैं, हम उनके ऊपर सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना करके समझेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसके ऊपर भी उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियाँ, किरथर पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व में जो अपने उत्तर पूर्व का भारत का जो हिस्सा है उसमें जो गारो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो खासी जयंतियाँ, और जो मध्य भारत है उसमें विंध्य पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं, उसके ऊपर हम अलग से डिटेल में समझेंगे। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, ये क्षेत्र भी अन्य थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले चावल उपजाएगा, सबसे पहले क्या उपजाया गया था? चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जो विंध्य पर्वत है, जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की बात करा है कि सबसे पहले इनके उत्तर में चावल उपजाया गया था। उत्तर पूर्व में जो गारो खासी जो पहाड़ियाँ होंगी वो यहाँ पर हैं। देखिए गारो खासी उत्तर पूर्व में, और जो बात करें हम किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, ये देखिए ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। इनके ऊपर हम डिटेल से समझेंगे अच्छी तरह से। ये पाकिस्तान में आ जाती हैं। और बात करें हम नर्मदा नदी की, तो ये नर्मदा नदी विंध्य पहाड़ियों में ही यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो कि सबसे पहले चावल उपजाएगा वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब आगे देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। क्या करना है हमें? मानचित्र के ऊपर सिंधु नदी देखनी है और उसकी सहायक नदियाँ अच्छी तरह से समझेंगे कहाँ पर पड़ती हैं और कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में आकर के मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4,700 वर्ष पूर्व, जो मुख्य पॉइंट है उनको याद करना हमें कि 4,700 वर्ष पूर्व लगभग क्या कहता है कि इन्हीं नदियों के किनारे, किन नदियों के किनारे? जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे की बात करें, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए गंगा और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, इनके ऊपर भी गंगा नदी के बारे में अलग से समझेंगे और उसकी सहायक नदियाँ उसके बारे में अलग से वीडियो बना करके समझेंगे कि गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था कि समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास तो हुआ था 2,500 वर्ष पूर्व। ठीक है, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है ना 4,700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे।
अब क्या करें कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और उसकी सहायक नदी जो सोन है उसके बारे में बता रहे हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। देखिए, जो गंगा नदी है उसके दक्षिण में स्थित, गंगा नदी जो बहती है उसके जो दक्षिण का हिस्सा है उसमें मगध क्षेत्र होता था। मगध एरिया होता था, मगध का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में क्या है, बिहार में आता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। अब मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो क्या होता था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, कुछ खोजने के लिए जाते थे, कुछ माल ढोने के लिए जाते थे। तो इस तरह से आपस में मेलजोल बनता था, विचारों एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए, जो ये अपना जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी प्राकृतिक सीमाएं जो है ना, वो पहाड़ी, पर्वत और समुद्रों से लगी हुई है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, हम पार्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट जो लिखा हुआ था वो देख लेते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि मानचित्र 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो ये एक मुख्य पॉइंट है जो हमें याद रखना है। जो मुख्य पॉइंट आएंगे वो हमें याद रखने पड़ेंगे। ये फैक्ट ऐसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि दक्षिण एशिया में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, या निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में सम्मिलित है। तो यहाँ देखिए, दक्षिण एशिया में अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से, समुद्रों से, पहाड़ियों से तथा पर्वतों से बटा होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो जो दक्षिण एशिया जो महाद्वीप है, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ये जो क्षेत्र है, ये क्या होता है, एक महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन इसकी स्थिति जो है ना वो प्राय उपमहाद्वीप जैसी है। पर्वतों, पहाड़ों से घिरे, समुद्र से लगे होने के कारण इसको प्राय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इसमें जितने भी फैक्ट जो आए हैं, मुख्य तथ्य, जिसमें बात करें नर्मदा नदी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा और सोन नदी, इनके बारे में अलग से डिटेल से समझेंगे ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम
आगे के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।